हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं इस वन शॉट की सीरीज में। और आज हम वन शॉट की सीरीज में जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना रहता है, अब ब्लड के बारे में पढ़ना रहता है। अब ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ब्लड में क्या, प्लाज्मा होता है जो कि कितना 55% होता है। और दूसरा क्या, उधर 45% क्या बच जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट बच जाएगा, जिसको ब्लड सेल बोल लो या ब्लड कॉर्पस्कल्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अब प्लाज्मा की बात की गई है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा में 90 to 92% तो क्या होता है, वाटर होता है। और 6 to 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और ये परसेंटेज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी में ये परसेंटेज लिखी गई है। तो 90 से 92% क्या है, पानी है। और 6 से 8% क्या है, प्रोटीन्स है। और प्लाज्मा में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। इतनी बातें याद रख लेना, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये तो कॉमन सी बातें हैं। तो तीन बातें मेन बनी, एक वाटर, एक प्रोटीन, एक क्लोटिंग फैक्टर। मिनरल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये तो है ना, तो क्या है, साथ साथ में निकल ही जाएंगे, कॉमन सी बातें हैं। ठीक है। और इधर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, ब्लड सेल्स की बात करें, तो तीन टाइप की ब्लड सेल होती है, हमें पता है। आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी नाम दे देते हैं, और डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे हमने बात की थी कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। अब ये प्रोटीन्स, जो प्रोटीन है, ये भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, पर कुछ तो ऐसे प्रोटीन होते होंगे ना जो मेजरली, है ना, मेजरली इसमें प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो ऐसे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन की यहां पे बात की गई है कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर मेजोरिटी ऑफ कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो तीन टाइप के यहां पे प्रोटीन की बात की गई है। एनसीईआरटी में सिर्फ, है ना, तीन ही प्रोटीन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन में बताए गए हैं। और ठीक इसी तरीके से बताएगा, कौन सा, एक एल्ब्यूमिन हो जाएगा, एक ग्लोबुलिन हो जाएगा, एक फिब्रिनोजन हो जाएगा। अब इनके फंक्शन हमको याद करने हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यूनिटी में काम आता है। और फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अब कई बच्चे बोलेंगे इसको याद कैसे करें। देखो, अब फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये वर्ड तो ब्लड क्लॉटिंग में आते हैं, तो ये तो ब्लड क्लॉटिंग में आएगा, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिब्रिन, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हम पढ़ते हैं। अब बची बात इसकी इम्यूनिटी में ग्लोबुलिन। देखो, जब हम एंटीबॉडी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना कि एंटीबॉडी IgA, एंटीबॉडी IgG। ठीक है। तो ये जो G है ना, ये स्मॉल g है, IG, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन, है ना। ये जो G है, ये जो G है, अलग कलर से दिखाता हूं, ये जो G है, ये ग्लोबुलिन वर्ड से ही आया है। तो ग्लोबुलिन एंटीबॉडी हम पढ़ते हैं, तो मतलब इम्यूनिटी से लेना देना है। तो बच जाएगा ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एल्ब्यूमिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने बात की कि प्लाज्मा में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं प्लाज्मा में से इस क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दूं, निकाल दूं, तो क्या बच जाएगा अपने पास, सीरम बच जाएगा। तो सीरम की डेफिनेशन क्या कर दी कि प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, उसको क्या बोल देंगे, सीरम बोल देंगे। सिंपल सी डेफिनेशन अपने को इससे समझ में आ गई, क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दीजिए। ठीक है। अब संख्या की बात करें कि तीन टाइप की सेल हमने देखी थी, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक प्लेटलेट होती है। अब इनकी संख्या की बात करें कि कौन सी कितनी ज्यादा प्रेजेंट है, कितनी कम प्रेजेंट है। कितने ब्लड में बात की गई है, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में बात की गई है। आरबीसी कितनी होती है, पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर ब्लड में कितनी, 5 से 5.5 मिलियन होती है। और 1.5 से 3.5 लाख होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट बोलते हैं ना कि जब बीमारी हो जाती है कि प्लेटलेट डाउन हो गई है, हजारों में आ गई है, मतलब ये लाखों में होनी चाहिए। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी कितनी, सबसे कम 6000 से 8000 होती है। ठीक है। तो यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे अबंडेंट कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी है, आरबीसी है, सबसे कम कौन सी है, डब्ल्यूबीसी, और इनके बीच में प्लेटलेट आ रही है। ठीक है। अब हम थोड़ी बारी बारी से इनमें बात करेंगे। आरबीसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, प्लेटलेट के बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में अब बात करेंगे। तो हम ह्यूमन आरबीसी यहां पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पूरी यूनिट का ही नाम ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो हम यहां पे ह्यूमन आरबीसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूरा आपके सामने यहां पे प्रस्तुत है, पेश है। ठीक है। देखो, सबसे पहले मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल, ये पॉइंट तो यहीं पे आ गया कि मोस्ट अबंडेंट है, तीनों ब्लड सेल में बात करें सबसे ज्यादा इसकी संख्या होती है। ठीक है। कहां बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं, उनके अंदर बोन मैरो होता है, वहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है।
इसमें क्या है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है ना। हम आरबीसी की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, हम ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और इसकी शेप कैसी होती है, बाय कनकेव। देखो केव मतलब क्या होती है, गुफा, कुछ इस तरीके से। तो बाय कनकेव बाव मतलब दोनों तरफ ऐसे है, दोनों तरफ गुफा सी, मतलब कनकेव स्ट्रक्चर बन रही है। तो कुछ इस तरीके की होगी, एक कनकेव सरफेस ये हो गया, एक कनकेव सरफेस ये हो गया, कुछ इस तरीके की होगी। क्या, बाय कनकेव ह्यूमन आरबीसी कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, अब आरबीसी के पास क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन माना जाता है, हीमोग्लोबिन बोला जाता है। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, अब आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है जो कि रेड कलर का है, तो आरबीसी भी किस कलर की दिखाई पड़ेगी, किस कलर की दिखाई पड़ेगी, रेड कलर की दिखाई पड़ेगी, रेड कलर की। ठीक है ना, इसीलिए तो उसका नाम है रेड ब्लड सेल आरबीसी, ड्यू टू हीमोग्लोबिन उसका कलर रेड है। ठीक है, अब 100 ml ब्लड में, हम बोलते हैं ना जब हम खून की जांच कराने जाते हैं, बोलते हैं ना कि इसमें 10 ग्राम खून है, इसमें 15 ग्राम खून है, इसमें 13 ग्राम खून है, तो वो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन ही होता है। ठीक है, कि 12 ग्राम है, 14 ग्राम है, 16 ग्राम है, वो हीमोग्लोबिन ही होता है। ठीक है, अब आपका सवाल होना चाहिए कि मान लो मेरे अंदर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो क्या मेरी पूरी बॉडी में इतना ग्राम है, कि कितने ब्लड में है, 1 लीटर ब्लड में है, 100 ml ब्लड में कितने में है। तो 100 ml ब्लड की वो बात की जाती है कि 12 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है या 16 ग्राम है, वो 100 ml ब्लड की बात की गई है, ना कि पूरी बॉडी की बात की गई है। ये बात आप याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या रहता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसकी, गैसेस की, मेनली ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की वो ट्रांसपोर्ट कराता है, इधर से उधर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा सकता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट करा सकता है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को ही, मॉलिक्यूल देखो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, अगर आपसे एटम पूछ लिया जाए तो मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर दो, तो देखो O2 यानी एटम कितने हो जाएंगे, ठीक इसके डबल हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन के एटम को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की ml में पूछ ली जाएगी, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, यहां पे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 1.34 ml को कैरी कर सकता है। ठीक है, अब आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा गया है कि लाइफ स्पैन आरबीसी का क्या होता है, 120 दिन, 120 डेज, एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है। और आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां होती है, स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, अब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोल दिया जाएगा, स्प्लीन को। देखो सिंपल सी बात है, ग्रेवयार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्या है, जहां पे वो खत्म हो रही है। तो आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय यानी कहां पे जाके मर रही है, स्प्लीन में जाके मर रही है, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोल दिया जाएगा, स्प्लीन को बोल दिया जाएगा। कुछ याद नहीं करना, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही हैं। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल, ये बात हम कर चुके हैं कि आरबीसी सबसे ज्यादा अबंडेंट है, फिर प्लेटलेट है, फिर डब्ल्यूबीसी है, हमने संख्या की बात कर ली थी। लीस्ट अबंडेंट कौन सी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी हो जाएगी, ये बात भी हम कर चुके हैं। अब आरबीसी के बाद हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी की, जिसको ल्यूकोसाइट भी बोल दिया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब ये 2 टाइप की हो सकती हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। नाम से पता लग रहा है जिनके पास ग्रेन्यूल होगा वो ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ए का मतलब ही क्या होता है, अब्सेंस है किसी चीज की, किस चीज की, ग्रेन्यूल्स की अब्सेंट है, तो ये एग्रेन्युलोसाइट हो जाएगी। अब ग्रेन्युलोसाइट में 3 टाइप की सेल आ जाएंगी हमारे पास, कौन सी, न्यूट्रोफिल, इसोनिफिल एंड बेसोफिल आ जाएगी। ठीक है, और इधर मोनोसाइट आ जाएगी और लिम्फोसाइट आ जाएगी। इसिनोफिल को भी क्या, एसिडोफिल भी हम अब बोल देते हैं, उसी का दूसरा नाम है। तो ये हो गई अपनी क्या, ग्रेनुलोसाइट हो गई, और ये क्या हो गई अपनी, ग्रेनुलोसाइट हो गई। ठीक है, अब फंक्शन की बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की। देखो अपने पास बेसिकली कितनी आ गई है, 5 आ गई, 1 2 3 4 और 5, ये 5 अपने पास डब्ल्यूबीसीज आ गई हैं। अब इनके फंक्शन की बात की जा रही है कि न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में, और बेसोफिल क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन, इस टाइप की चीजें रिलीज करती है, और मोनोसाइट क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, और लिम्फोसाइट अपनी किसमें काम आती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, कहां पे पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जो कि इम्यूनिटी में काम आती है। ठीक है, अब इनका अबंडेंसी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, कौन कितनी ज्यादा होती है, तो ये इसका ऑर्डर बनता है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी। ठीक है, और ये इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से
बन जाएगा। मैंने क्या बोला था, इसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होगी, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल या फिर एसिनोफिल, फिर बेसोफिल अपनी हो जाएगी। ये इनका अबंडेंसी का ऑर्डर है, ठीक है। अब प्लेटलेट का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये बात हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, थ्रोम्बोसाइट। अब ये क्या होता है, मेगा करियोसाइट और प्लेटलेट, ये क्या होता है? देखो यहां पे देखो, मेगा का मतलब क्या है, बड़े साइज की, करियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, मतलब ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़े साइज का है। वो सेल क्या है, फ्रेगमेंट्स में टूट कर क्या बना देगी, प्लेटलेट्स बना देगी। और प्लेटलेट्स को ही क्या बोला जाता है, दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ब्लड क्लोटिंग में, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में वो काम आती है, ठीक है। अब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग अपने को पढ़नी रहती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक एबीओ टाइप, एक आरएच टाइप। तो सबसे पहले हम इस एबीओ को समझना चाहते हैं कैसे होगी, है ना। बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देना, सारी चीजें समझ में आएगी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, कैसे होती है। देखो बेसिकली अपने को करना क्या है, एंटीजन पे चलना है। अपने को किस पे चलना है, एंटीजन पे चलना है, एंटीजन पे, कि जैसा एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। मैंने क्या बोला, मेरी बात पे ध्यान दो, जैसा एंटीजन उस पे प्रेजेंट होगा वही उसके ब्लड ग्रुप का नाम होगा, ठीक है। अब देखो एक बात और यहां पे बताता हूं, सिर्फ दो ही बातें बताऊंगा, दो बातों से सब हो जाएगा। एक तो बात ये हो गई, जैसा एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप का नाम होगा। दूसरी बात मैं बोलने जा रहा हूं कि अगर ए एंटीजन है तो ए एंटीजन को कौन मारने के लिए बैठा है, ए एंटीबॉडी। ए एंटीजन को ए एंटीबॉडी मार देगी, और बी एंटीजन है तो उसको बी एंटीबॉडी मार देगी, ठीक है। तो अगर ए एंटीजन को ए एंटीबॉडी मार देगी तो ये एक जगह पर नहीं रह सकते, बी एंटीजन को बी एंटीबॉडी मार देगी तो ये एक जगह पर नहीं रह सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूं अब मैं बताऊंगा। देखो मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो मैंने क्या बोला था, ब्लड ग्रुप का नाम वही होता है जो उसके अंदर एंटीजन है। तो इसके पास एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। और मैंने क्या बोला था, ए एंटीजन को ए एंटीबॉडी मार देगी, है ना। मैंने क्या बोला था, ए एंटीजन को ए एंटीबॉडी मार देगी, तो ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो इसके पास एंटीबॉडी ए तो नहीं हो सकती, इसके पास बी हो सकती है। तो इसके पास एंटी बी मतलब एंटीबॉडी बी हो जाएगी, है ना। बी में भी ऐसी कर दो कि ब्लड ग्रुप का नाम बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, जो ब्लड ग्रुप का नाम है वही एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, है ना। अब बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी इसको मार देगी, तो बी तो यहां होनी नहीं चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, एंटीबॉडी ए होनी चाहिए, ठीक है। अब ए बी की बात करें तो इसका देखो नाम क्या है, ए बी है बी बी है, मतलब इसके पास दोनों ही एंटीजन होंगे, ए बी बी बी। अब यहां पे देखो एंटीबॉडी यहां पे नील है, मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ए हुई तो वो ए को मार देगी, बी हुई तो बी को मार देगी। तो अच्छा भलाई किसमें है कि कुछ भी ना हो, इसी में भलाई है ना। ओ की बात करें तो ओ में जो एंटीजन है वो कुछ भी नहीं है, तो एंटीबॉडी चाहे ए हो चाहे बी हो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है। तो इसके पास क्या है, दोनों एंटीबॉडी है, ए बी है बी बी है। अब कौन किसका ब्लड ले सकता है ये बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसका किसका खून ले सकता है। देखो ए वाला एक तो ए का ले सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, एंटीबॉडी ए नहीं है बी है, उसका तो ले सकता है। और ओ का ब्लड सभी ले सकते हैं। ओ का ब्लड सभी क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है। तो एंटीजन ही नहीं है तो किसी को भी उसका खून दे दो, है ना, रिएक्शन कुछ उसके अगेंस्ट कुछ आएगा नहीं, ठीक है। और ए बी जो है वो सबका खून ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो रिएक्शन कौन करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और आरएच ब्लड ग्रुप में तो सिंपल सा होता है कि आरएच एक एंटीजन है, आरएच एक एंटीजन है, अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसको आरएच पॉजिटिव ब्लड बोल देंगे। अब्सेंट होगा, अगर आरएच एंटीजन अब्सेंट होगा उसको आरएच नेगेटिव बोल देंगे। और ये आरएच जो वर्ड है कहां से आया है, ये रीसस मंकी से आया है। रीसस मंकी से ये वर्ड आया है आरएच, रीसस मंकी से, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या होता है। देखो किसी को भी चोट लग गई, इंजरी हो गई, अब इंजरी होते ही जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब होगी यहां पे कैस्केड प्रोसेस। अब ये कैस्केड प्रोसेस क्या बला है, देखो जो भी चीजें मल्टी स्टेप में हो रही है ना, कि यहां पे कैस्केड प्रोसेस में बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, कि मल्टी स्टेप में हो रही है, उसको हम कैस्केड प्रोसेस का नाम दे देते हैं। इस बात से आपको कोई क्वेश्चन आपका उलझने वाला नहीं है। क्वेश्चन कहां से उलझेगा, कहां से पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि कैस्केड प्रोसेस में कैल्शियम की जरूरत होती है ना।
और क्या है, कैस्केड प्रोसेस में विटामिन के की जरूरत होती है। और इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में भी पूछा जा सकता है कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। ब्लड क्लोटिंग के अंदर विटामिन के की जरूरत होती है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे अब नेक्स्ट क्या होगा, जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो कन्वर्ट कर देगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और जो ये थ्रोम्बिन बन गया है ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और यही फिब्रिन आगे जाके क्लोट बना देगा, और यही अपना ब्लड क्लोटिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिम्फ के बारे में बात की गई है कि लिम्फ क्या होता है। पहली बात, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है। कलरलेस क्यों है, देखो ब्लड का कलर, हमारे खून का रंग लाल होता है, क्यों, आरबीसी की वजह से। आरबीसी पे हीमोग्लोबिन होता है, इस लिम्फ में आरबीसी नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इसका कलर लाल तो नहीं दिखाई पड़ेगा, कलरलेस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होती है, और लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जहां भी लिम्फोसाइट वर्ड आ जाए मतलब वो इम्यूनिटी में काम आती है। ठीक है, और डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फैट्स का अब्सॉर्प्शन लैक्टियल्स के थ्रू होता है, और लैक्टियल्स असल में क्या होती है, अब ब्लड वेसल नहीं होती, लिम्फेटिक वेसल होती है, लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो विलाई बनी थी, याद है ना, स्टमक में रुगी बनती हैं और इंटेस्टाइन में विलाई बनती है, और वहां पे लैक्टियल्स थी, जहां पे क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहेन भी थे, वो आपको याद डायग्राम एनसीईआरटी का आना चाहिए। लिम्फ इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो यहां से भी मैंने ना पॉसिबल, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन यहां पे बना के लिखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवेज अपना ओपन टाइप का भी हो सकता है, क्लोज्ड टाइप का भी हो सकता है। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, एक पानी का टैंक है और उसमें पानी भरा है, तो वो हो गया ओपन टाइप का। और एक पानी का पाइपलाइन सिस्टम है, पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है पाइपलाइंस का, है ना, वो हो जाएगा क्लोज्ड, अपना क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन में क्या होगा, ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है वो अब्सेंट है। और जैसे हमारे अंदर, इंसानों के अंदर आप देखोगे कि ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, कि आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इधर से उधर पूरा नेटवर्क जो है फैला हुआ है, नेटवर्क प्रेजेंट है, वो क्लोज्ड बोल देंगे। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, बिल्कुल एनसीईआरटी के कॉपी पेस्ट करके मैंने यहां लिखे हैं। ओपन में अर्थ्रोपोडा मोलस्क आ जाएंगे, और क्लोज्ड में एनालिडा कॉर्डेट्स आ जाएंगे। और कॉर्डेट्स का मतलब है यहां पे, है ना, सारे मैमल्स और ये सब उसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट माने क्या होता है, दिल। दिल वो नहीं होता जो आप आश की मोहब्बत में बना देते हो, कुछ तरीके का। बायोलॉजी का दिल थोड़ा अलग होता है, थोड़ा भयानक सा दिखता है। ठीक है, तो हार्ट की बात कर रहे हैं किसके बेस पे, कि चैम्बर के बेस पे हार्ट कितने टाइप का हो सकता है। 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। देखो 2 चैम्बर्ड में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं, कि एक एट्रिया हो जाएगा, एक वेंट्रिकल हो जाएगा। 3 चैम्बर्ड में क्या होगा भाई, 2 एट्रिया बना देते हैं, ये एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है, कि 2 एट्रिया है, एक वेंट्रिकल, इसमें एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। और 4 चैम्बर्ड जैसा हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, और जो हमें पढ़ना भी है, उसमें क्या होगा भाई, उसमें क्या होगा, 2 एट्रिया हो जाएंगे, 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे। किस किस में होता है ये, किस किस में होता है, देखो फिशेस यानी मछलियों में 2 चैम्बर्ड होगा। मछलियों के बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें 3 चैम्बर्ड होगा, और 4 चैम्बर्ड में बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होगा। देखो यहां पे कॉमन सी ट्रिक आपको बताता हूं, बर्ड्स और मैमल्स जो है ना बहुत सारी चीजों में साथ में ही चलते हैं बेचारे, बर्ड्स और मैमल साथ में चलते हैं। और यहाँ पे क्रोकोडाइल लिखा हुआ है, क्रोकोडाइल अलग से क्यों लिखा है, देखो कहने को क्रोकोडाइल क्या होता है, एक रेप्टाइल होता है, बट उसका हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है ना। टेक्निकली क्रोकोडाइल का हार्ट इसके हिसाब से 3 चैम्बर्ड होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन याद रखना, क्रोकोडाइल का हार्ट जो है, दिल जो है, वो 4 चैम्बर्ड होता है। अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। एक तो ब्लड होता है, ब्लड जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी प्लाज्मा हमने पढ़ा, आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी, पूरा ब्लड हमने पढ़ा। और क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, पूरा वो होती हैं। और क्या होता है, हार्ट होता है, अपना दिल होता है, और ये पूरा मिलके क्या बना देंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट के ओरिजिन की बात की गई है तो मेसोडर्मल, हार्ट का ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल होता है।
ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है वो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है, वो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। तो मैं यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाने से अच्छा है कि डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं और एक रफ सा डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। रफ डायग्राम बना रहा हूं, टेंशन मत लेना। ये हमने हार्ट बना दिया है भाई, और मैं जो जो यहाँ पे चीजें बना रहा हूं ना उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं क्यों और कैसे कर रहा हूं। रफ डायग्राम है बट क्लियर चीजें सारी हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो ये 4 चैम्बर्ड मैंने हार्ट बना दिया है, तो ये हो जाएगा अपना एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहां पे ये राइट साइड हो जाएगी, इधर वाली साइड राइट हो जाएगी, तो ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दो कि वेंट्रिकल का साइज जो है, मैंने वेंट्रिकल का साइज बड़ा बनाया है एट्रिया के कंपैरिजन में, तो पहली बात पता चल गई कि वेंट्रिकल का साइज जो होता है एट्रिया से बड़ा होता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो जो मैंने एट्रिया की दीवारें बनाई हैं वो थोड़ी पतली बनाई है। ये सारी दीवारें जो है ना ये मसल की बनी होती हैं, जितने भी मैंने ब्लू कलर में दीवारें बनाई हैं सारी मसल की बनी है। तो एट्रिया की जो वॉल है, दीवारें हैं, वो थोड़ी पतली बनाई है, जबकि वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं मैंने बहुत थिक बनाई है, थोड़ी मोटी बनाई है, थिक बनाई है, थोड़ी मोटी बनाई है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो एट्रिया के कंपैरिजन में ज्यादा मस्कुलर होते हैं, उसमें ज्यादा मसल होती हैं, ज्यादा मसल होती हैं तो उसकी वॉल्स जो होंगी वो थिक होंगी, मोटी होंगी, वॉल्स जो होंगी थिक होंगी, मोटी होंगी, ठीक है। अब यहां पे सेप्टम आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे नाम दोगे, कैसे नाम दोगे सेप्टम का? देखो ये जो सेप्टम है ये 2 एट्रिया के बीच में है, ठीक है। ये जो सेप्टम है 2 एट्रिया के बीच में है, तो इसको कैसे बोल देंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो सेप्टम है ये 2 वेंट्रिकल के बीच में है, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ऐसे नाम दे देंगे। और ये जो सेप्टम है ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से ही सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्स की बात करें कि वेल्व क्या होंगी, आप अंग्रेजी में पता नहीं कैसे बोलते हो, मेरे मुंह से तो ऐसे निकलता है वेल्व, वाल्व, जो भी बोलना है, ठीक है। तो यहां पे एक वेल्व तो यहां पे होगी, एक वेल्व तो यहां पे होगी और एक वेल्व यहां पे होगी, ठीक है। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो जो यहां पे प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, यहां पे होगी उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, टेंशन मत लो। वही चीजें एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है हार्ट, है ना। ओरिजिन यहां पे देख चुके हैं, मेसोडर्मली है। कहां पे सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में। जाहिर सी बात है अब्डोमिनल कैविटी में तो होगा नहीं, थोरेसिक कैविटी चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट साइड, हार्ट अपना लेफ्ट साइड होता है, इसमें भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है, बिटवीन लंग्स, है ना, लंग्स के बीच में होता है। अब हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के देखो जैसे लंग्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती थी जिसको प्लूरा नाम दिया था हमने, ऐसे ही हार्ट के बाहर क्या है? डबल वॉल्ड की एक क्या है? एक लेयर है जिसको पेरिकार्डियम, है ना, नाम से ही कार्डियम आ रहा है। तो कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है। पेरी मतलब उसके बाहर साइड है, पेरी मतलब उसके बाहर साइड है, कार्डियम मतलब दिल के बाहर साइड है, ठीक है। अब यहां पे बात की गई है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जिसमें से 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, ठीक है। अब वेंट्रिकल जो है वो ज्यादा मस्कुलर है और ज्यादा लार्जर है, किसके कंपैरिजन में? एट्रिया के कंपैरिजन में। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इंटर एट्रियल सेप्टम भी आपको दिखाया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी आपको दिखाया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी आपको दिखाया, ठीक है। देखो एट्रिया के बीच में है तो वो थिन होगा, पतला होगा। वेंट्रिकल में मैंने मोटी दीवारें बनाई थी, थिक होगा। और एट्रियो वेंट्रिकुलर भी क्या है? थिक होगा, है ना। 2 वेल्व मैंने आपको बताई थी, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व। तो ये हमने अभी अभी देखा था कि बाइकस्पिड कहां होगी? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकस्पिड कहां होगी? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। वही बातें यहां पे लिखी गई है, ट्राइकस्पिड राइट और राइट के बीच में, और बाइकस्पिड लेफ्ट और लेफ्ट के बीच में, ठीक है। और बाइकस्पिड का ही नाम क्या, दूसरा नाम क्या होता है? मित्रल वॉल्व, इसी का दूसरा नाम होता है सेमील्यूनर वाल्व। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एसए नोड एवी नोड को मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा, ये एसए नोड और एवी नोड का फंडा क्या होता है, ठीक है। हम एक बार फिर से हार्ट बना लेते हैं, हार्ट बना लेते हैं एक बार फिर से। ये अपने वेंट्रिकल हैं, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एट्रिया है अपने, ये राइट एट्रिया और ये लेफ्ट एट्रिया है। मस्कुलर थोड़ा सा यहां पे दिखा देते हैं वेंट्रिकल को,
ताकि थोड़ा सा आपको एटलीस्ट थोड़ी तो फील आए, इतना भी रफ डायग्राम ना हो। ठीक है, अब एसए नोड और एवी नोड कहां पे क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, पोजीशन उनकी देखना। यहां पे बेसिकली होगा अपना एसए नोड और यहां होगा एवी नोड। अब इनकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे कि एसए नोड कहां होता है, आपसे कोई पूछ लिया जाए तो राइट एट्रियम में होता है, पहली बात। दूसरी बात कॉर्नर में है, और कैसा कॉर्नर है, देखो एट्रिया की भी बात करें तो एट्रिया की ये साइड हो जाएगी राइट और ये हो जाएगी लेफ्ट। तो राइट वाले कॉर्नर में है, कौन से कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में, क्योंकि लोअर कॉर्नर तो ये हो जाएगा ना। तो एसए नोड की पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, ये अपना एसए नोड है, ये एसए नोड है। पोजीशनिंग की बात करें कि राइट एट्रियम में है और कौन सी साइड है, राइट साइड है, और कौन से कॉर्नर पे है, अपर कॉर्नर पे है। और एवी नोड की बात करें तो राइट एट्रियम में है, कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और लोअर कॉर्नर पे है। यह पोजीशनिंग की बात की गई है। ठीक है, अब करंट, यहां से जो करंट जनरेट होगा वो करंट एसए नोड जो है वो करंट को जनरेट करता है, और यहां से जो करंट एवी नोड तक आएगा। अब एवी नोड से आगे क्या होंगे, यहां पे बंडल बन जाएंगे, है ना, लेफ्ट और राइट साइड के बंडल बन जाएंगे, और फिर आगे जाके क्या है, परकिंजे फाइबर बन जाएंगे। तो जो करंट आएगा कुछ ऐसे आएगा, और एवी नोड फिर इन बंडल्स में जाएगा और फिर परकिंजे फाइबर में, और पूरे हार्ट को ये क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। बेसिकली पेस मेकर क्या हो जाएगा, पेस मेकर एसए नोड को बोल दिया जाता है, क्योंकि वो करंट को जनरेट कर रहा है ना। ठीक है, तो यही बातें यहां पे लिखी गई है कि एसए नोड जो है कहां होता है, राइट एट्रियम में, और राइट साइड पे होता है, अपर कॉर्नर पे होता है। एवी नोड राइट एट्रियम में होता है, लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, और लोअर साइड पे होता है। अब करंट की जनरेट कर रहे हैं कि एसओ नोड जो है उसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑटो एक्साइटेबल है पूरा सिस्टम। मतलब एसए नोड पेस मेकर क्यों बोला है, क्योंकि वो करंट को जनरेट कर रहा है। एसए नोड से करंट जनरेट हुआ, फिर एवी नोड पे पहुंचा, एवी बंडल, फिर राइट और लेफ्ट साइड के बंडल्स हमने देखे थे, फिर परकिंजे फाइबर, और इस तरीके से करंट पूरे दिल में फैल रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं किसकी, कार्डियक साइकिल की बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा प्यार से समझना। देखो, हार्ट बीट जो नॉर्मल होती है, हमें पता है कि हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स बीट करता है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स में। ठीक है, 60 सेकंड्स में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, और इसको हम हार्ट बीट बोल देते हैं। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि हार्ट जो है बीट करता है 72 टाइम्स, कितनी सेकंड में, 60 सेकंड में। तो एक बार, है ना, 72 बार धड़कता है इतनी सेकंड में, तो एक बार कितने टाइम में धड़केगा, तो 60/72 हो जाएगा, 60/72 हो जाएगा, तो 0.8 सेकंड में। मतलब हमारा दिल एक बार कितनी देर में धड़केगा, 0.8 सेकंड में। और इसी 0.8 सेकंड के दौरान जो होता है, जो हुआ, उसी को कार्डियक साइकिल बोल दिया जाता है। अब कार्डियक साइकिल के इस 0.8 सेकंड में क्या क्या हो रहा है, टोटल कितना है 0.8 सेकंड, उसको डिवाइड कर दिया है 0.1 सेकंड में, 0.3 सेकंड में, और 0.4 सेकंड में। तो 0.1 सेकंड में तो जो एट्रिया हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसको देखो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, रिलैक्सेशन। तो 0.1 सेकंड में क्या है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, और 0.3 सेकंड में वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और 0.4 सेकंड अब बच गया ना टोटल टाइम में से, तो वो जॉइंट डायस्टोल, मतलब दोनों शांत पड़े हैं। ठीक है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 0.8 सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक बार जब दिल धड़कता है ना, हमारा दिल एक बार धड़का, तो एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml ब्लड पंप करता है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोल दिया जाता है। ठीक है, तो 70 ml एक बार धड़कने पे, है ना, पंप किया, तो हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार 72 टाइम्स, है ना। तो देखो वही बातें लिखी गई है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी थी, 70 ml थी। तो मतलब एक बार धड़कने पे 70 ml पंप किया, तो 72 बार धड़कने में कितना, कि 72 इंटू 70 कर देंगे, लगभग 5000 ml, लगभग 5 लीटर हो जाएगा। और इसी को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं कि 1 मिनट में कितना पंप किया, है ना। वो बातें यहां पे चल रही है। ये अपना क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है हार्ट का, मेरे ख्याल से आप इससे वाकिफ हो। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाना चाहता हूं कि कैसे चलती हैं। ठीक है, ये डायग्राम के बारे में अभी आपके सामने एक वीडियो चलने वाली है।
देखो, अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, तो अब मैं बिना किसी डाउट के बोल सकता हूं कि ये टॉपिक इस चैप्टर का मास्टर टॉपिक है, सबसे तगड़ा टॉपिक है, ठीक है। और मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा कि ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक है। देखो, यहां मैं क्या बना रहा हूं, मेरा दिल बना रहा हूं। यहां मेरा दिल मैंने बना दिया, यहां मैंने मेरा दिल बना दिया, ठीक है। अब दिल में हम देख चुके हैं। देखो, अपने नीट के एग्जाम में ना अपने को ये तो आएगा नहीं कि हार्ट का डायग्राम बना के दिखाओ, तो जिस चीज से आसानी से चीजें हो जाए वो चीज हम करते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना दिल बना दिया, और दिल में हमें पता है 4 चैम्बर होते हैं। कौन से? ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अपना दिल बन चुका है, ठीक है। और यहां पे अपने क्या है, लंग्स हैं। यहां पे अपने क्या है, लंग्स हैं। अब हमें पता है लंग्स के पास क्या होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, जो कहां से आई है, एटमॉस्फेयर से आई है। ये भी बात पता चल गई, ठीक है। और यहां पे हम बना लेते हैं क्या, टिश्यू बना लेते हैं। यहां पे हम क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। अब लंग्स के पास ऑक्सीजन है और टिश्यू को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जो ऑक्सीजन लंग्स के पास पड़ी है वो किसको चाहिए, टिश्यू को चाहिए। तो यहां से यहां इसको कैसे पहुंचाए, यही अपना टास्क है। तो यही अपना रोल आता है, किसका, हार्ट का आता है। देखो, टिश्यू को क्या चाहिए, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मान लो यहां से आ गई एक ब्लड वेसल, किसको लेके आई, ये किसको लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इस ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन कौन यूज कर लेगा, टिश्यू यूज कर लेगा, है ना। ये ऑक्सीजन इस ब्लड की टिश्यू ने यूज कर ली, तो यहां से जो ब्लड निकलेगा, जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसने सारी यूज कर ली। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे, अपने राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम में अब हम देख चुके थे कि क्या होती है, यहां पे एक वेल्व प्रेजेंट होती है। यहां पे एक वेल्व प्रेजेंट होती है। अब कौन सी वेल्व होती है, यहां पे कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे होती है ट्राइकस्पिड वेल्व, और यहां पे होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ब्लड का भर जाएगा। ये है राइट एट्रियम अपना, ये ब्लड का भर जाएगा, और ब्लड का ये भर जाएगा तो क्या है, इस जो ये वाल्व है इस पे असर पड़ेगा, है ना, इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये वाल्व जो है वो खुल जाएगी, और ये ब्लड सारा कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि ब्लड जो है नीचे की तरफ आ सकता है, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, मतलब वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। और ध्यान देना कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब इस ब्लड में हमें ऑक्सीजन डालनी है। अब ये राइट वेंट्रिकल से, अब क्या है, राइट वेंट्रिकल से क्या है, कहां चला जाएगा ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स के पास चला जाएगा। किस लिए जाएगा, ऑक्सीजन को लेने, इसलिए जाएगा ऑक्सीजन को लेने, वहां चला जाएगा, कहां से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब लंग्स से क्या है, ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या है, ऑक्सीजन को उठाएगा और कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा, जो कि कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऐसे टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहेगी, ठीक है। और ये भी कैसा है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, वो अपना कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। और रेड कलर वाला अपना कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसे गया एक बार देख लेते हैं। देखो, डीऑक्सीजनेटेड, इसने ऑक्सीजन का यूज कर लिया, तो डीऑक्सीजनेटेड निकला कहां पे गया, इसमें गया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स के पास ऑक्सीजन लेके लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर क्या है, टिश्यू, और ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखो, लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है, देखो ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए ना, क्या, पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड जहां भी दिख जाए मतलब वो लंग्स के रिलेटेड है, मतलब वो लंग्स के रिलेटेड है। इतनी बातें हम याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं अपने पास दो चीजें आती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, है ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मानते हैं कि आर्टरी मतलब जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वेन मतलब जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बट ऐसे इनको कभी भी याद नहीं रखना है। इनको मैं ट्रिक बताता हूं आपको। देखो, हमेशा ये कभी दूर नहीं होगी। ये अपना हार्ट है, ये अपना हार्ट है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, मतलब आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को कहां लेके जाएगी, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेके जाएगी। और वेन का क्या है, इसके ठीक ऑपोजिट करोगे कि टुवर्ड्स हार्ट, है ना, जो हार्ट की तरफ है। ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएगी वो होती है वेन। इस डेफिनेशन से कोई भी चूक आपकी नहीं होगी। अब देखो, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। देखो, पहली बात हम देख लेते हैं कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है। ये अपना क्या है, हार्ट है, ये अपना क्या है, हार्ट है। अब देखो, इसकी नेमिंग करते हैं, तो ये हार्ट से क्या जा रही है, अवे, अवे यानी दूर जा रही है, तो ये क्या होगी, जाहिर सी बात है आर्टरी होगी, है ना। और ये आर्टरी किससे कनेक्टेड है, लंग्स से कनेक्टेड है, तो लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है पल्मोनरी, तो ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी।
अब इसकी बात कर लें, किसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, तो ये कहाँ आ रही है, हार्ट की तरफ आ रही है। हार्ट की तरफ कौन आती है, वेन आती है। अब ये कनेक्टेड किससे जुड़ी हुई है, लंग्स से जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन हो जाएगी, है ना। पल्मोनरी मतलब लंग से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये हार्ट की तरफ आ रही है ना, डीऑक्सीजनेटेड हार्ट की तरफ आ रही है, मतलब ये जाहिर सी बात है, ये एक वेन है, ये एक वेन है, पहली बात होगी, है ना। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर जा रही है टिश्यू की तरफ, तो ये एक आर्टरी है, ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। अब यहां देखो हार्ट की तरफ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया, ये बहुत सारा होता है, मतलब जो नॉर्मल वेन होती है ना वो छोटी छोटी होती है, तो इतनी छोटी वेन इतना ज्यादा ब्लड नहीं लेके आ सकती, तो ये जो वेन होती है ये बड़े साइज की होती है, और इसको क्या बोला जाता है, विना कावा। इसको क्या बोला जाता है, विना कावा बोला जाता है। सेम ऐसे आर्टरी के लिए है कि नॉर्मल जो छोटी छोटी आर्टरी है वो इतना सारा ब्लड पंप नहीं कर सकती, तो इसको क्या बोला जाता है, अयोर्टा। इसको क्या बोला जाता है, अयोर्टा। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो रही है कि पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, विना कावा क्या है, अयोर्टा क्या है, सारा अपने को समझ में आ रहा है, सारा अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो सिस्टम हो क्या रहा है, सिस्टम हो क्या रहा है, ब्लड की पंपिंग। देखो मानता हूं मैं यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, पर यहीं से अपने को चीजें समझ में आएगी, है ना। अब देखो हमने क्या सुना है, एक बात देखो, यहाँ पे ये अपना हार्ट है, ये अपना दिल है, ठीक है। अब हमने एक बात सुनी है कि दिल अपना धड़कता है, दिल अपना धड़कता है यानी बीट करता है, यानी बीट करता है, हार्ट बीट बोलते हैं ना, ठीक है। अब धड़कने में क्या होगा, देखो धड़कने में क्या होगा, यहाँ पे मायने रखता है कि कौन धड़क के क्या कर रहा है। देखो धड़केंगे तो क्या है, ये अपने एट्रिया है, तो एट्रिया भी धड़केंगे, एट्रिया भी बीट करेंगे और वेंट्रिकल भी बीट करेंगे। अब एट्रिया का बीट होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एट्रिया में जो ब्लड भर जाता है, जब एट्रिया धड़केगा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये ब्लड इन्हें वेंट्रिकल में भेजना है, ठीक है। और इसको भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड जो है वेंट्रिकल में भेजना है। तो एट्रिया का धड़कने का एक ही मतलब है, ये कॉन्ट्रैक्शन का। और वेंट्रिकल के धड़कने का यानी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि देखो इस वाले वेंट्रिकल को ब्लड को कहां को भेजना है, लंग्स की तरफ भेजना है ना, इस वाले को कहां भेजना है, लंग्स की तरफ भेजना है, और इस वाले को कहां भेजना है, टिश्यू पूरी बॉडी में भेजना है। तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल्स को क्या है, दूर भेजना है, वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो दूर तक भेजना है, इसीलिए अपने वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब होगा क्या, है ना, समझ लो ना, पूरा दिल धड़केगा तो यहां से ब्लड यहां आएगा और ये यहां पे पंप कर देंगे। अब एक वर्ड आता है स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, नाम में आ रहा है स्ट्रोक, मतलब क्या है, स्ट्रोक जब लगा, है ना। देखो अपना दिल जब एक बार धड़केगा, जब एक बार बीट करेगा, तो एक वेंट्रिकल ने, है ना, चाहे ये वेंट्रिकल चाहे ये वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया। मेरी बात फिर से ध्यान दो, मैंने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि दिल अपना जब एक बार धड़कता है, एक बार बीट करता है, तो एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 70 ml, 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान रखना एक वेंट्रिकल की बात हो रही है, एक वेंट्रिकल ने, चाहे आप ये वेंट्रिकल लो चाहे ये वेंट्रिकल लो, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें क्लियर हैं, बहुत सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सेमी ल्यूनार वाल्व, है ना, मैंने क्या बोला था, सेमी ल्यूनार वाल्व मैं बाद में कराऊंगा, कौन सी, यहां लिख देता हूं मैं, सेमी ल्यूनार। मैंने वहां पे बोला था ना कि इसको क्या कर दो, आप होल्ड पे रख दो, सेमी ल्यूनार वाल्व, ये मैं बाद में कराऊंगा। अब ये कहां होती है, देखो वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल की बात कर लें, अपने पास एक राइट वेंट्रिकल है, एक अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का कनेक्शन किसके साथ है वो देखते हैं, कनेक्शन किसके साथ है वो हम देखने जा रहे हैं। देखो ये अपना है राइट वेंट्रिकल, तो इसका कनेक्शन किसके साथ है, पल्मोनरी आर्टरी के साथ है। राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी के साथ, और लेफ्ट वेंट्रिकल का यहाँ कनेक्शन किसके साथ है, किसके साथ है, अपना अयोर्टा के साथ है। लेफ्ट वेंट्रिकल का कनेक्शन किसके साथ है, अयोर्टा के साथ है ना। तो यहाँ पे जो हाँ ये मिल रहे हैं ना, जहां ये मिल रहे हैं वहां पे जो वाल्व प्रेजेंट होंगी वो कौन सी होंगी, वो कौन सी होंगी, अपनी सेमी ल्यूनार वाल्व, वो कौन सी होगी, सेमी ल्यूनार वाल्व, है ना, इनकी ओपनिंग में। अब देखो, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं हार्ट साउंड। तो दो टाइप की होती है, लब डब, है ना, जिसको दिल धड़कना बोलते हैं, लब डब, ठीक है। अब यहां पे आप भूल जाओगे कौन सा किसकी वजह से होती थी। बेसिकली ये क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व की वजह से होती है, और ये क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, एग्जाम में आगे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो जहां पे कंफ्यूजन हो जाए वहां पे आएगी अपनी ट्रिक। देखो डब, डूब याद रखना, कोई डूब गया, कितना डूब गया, आधा डूबा है, अभी पूरा नहीं डूबा है, अभी आधा डूबा है। सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, डूब यानी डूब गया, कोई आधा डूब गया पूरा नहीं डूबा है, तो सेमी ल्यूनार डब हो जाएगी और कस्पिड ऑटोमेटिकली अपनी लब हो जाएगी। फिर भी एक और सिंपल सा, एक और हम देखो फिजिक्स में पढ़ते हैं एलसी सर्किट पढ़ते हैं ना, तो एल से क्या हो जाएगी, लब हो जाएगी, सी से कस्पिड। दो ट्रिक बता दी है, दोनों में से कोई भी आपके लिए काम कर सकती है। नेक्स्ट हम क्या है, ईसीजी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, तो इसमें अपने को क्या क्या देखना है, एक तो है ना पी वेव देखनी है, एक क्यू
QRS कॉम्प्लेक्स देखना है, एक T वेव देखनी है, फिर से ये तो P ही शुरू हो जाएगी। तो P वेव में क्या हो रहा है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, P वेव में अपने को क्या क्या देखना है, मेनली एक P वेव देखनी है, एक QRS कॉम्प्लेक्स देखना है, एक T वेव देखनी है। तो P वेव में एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है और QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है और T वेव में क्या है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये QRS कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा क्यों है, कि ये छोटी सी वेव है, ये इतनी बड़ी क्यों है। देखो यहां पे एट्रिया का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है और यहां पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं, तो बहुत ज्यादा मस्कुलर हैं तो इनकी जो वेव आएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वो भी बहुत ऊंची आएगी, है ना। और एट्रिया की बेचारे की छोटी सी है और यहां पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्टरी और वेन के बारे में हम थोड़ा सा देखने चाहते हैं कि आर्टरी और वेन है। फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, ये आर्टरी है। अब इसमें लेयरिंग की बात की गई है, कितनी कैसे लेयर होती है। ठीक है, तो 3 लेयर की बात की गई है, ट्यूनिका, इंटीमा। इंटीमा नाम से ही पता लग रहा है इनर लाइनिंग है, मीडिया नाम से पता लग रहा है मिडल है, और एक्सटर्ना मतलब सबसे एक्सटर्नल है, मतलब वो आउटर लेयर है। कौन किससे बनी है, तो इनर लाइनिंग स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है, ये तो हम उसमें भी पढ़ते हैं अपने टिश्यू वाले चैप्टर में। और मिडल जो लेयर है वो स्मूथ मसल से बनी है और इलास्टिक फाइबर से बनी है, आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। क्वेश्चन यहां पे कुछ नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन आपका उलझने वाला नहीं है। इनर लाइनिंग को तो हम एंडोथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है उसको बोलते हैं। ठीक है, मिडल में M फॉर मिडल, M फॉर मसल, M फॉर मिडल, M फॉर मसल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आउटर कनेक्टिव टिश्यू की है, इस पे कुछ खास क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाएगा। यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर, इसको डायरेक्ट ही पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम याद रख लेना। देखो हिपैटिक तो डाइजेशन से कनेक्शन याद आ जाएगा, बाकी इसको डिटेल में करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि अपना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अपने हार्ट की बात की गई है कि अपना हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। देखो मायो वर्ड कहां से आया है, मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन मतलब मसल से ये वर्ड आया है। तो अपने हार्ट में मसल होती है, मसल से सारी जनरेशन हो रही है ना, मसल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है, स्पेशल न्यूरल सेंटर फॉर कार्डियक फंक्शन इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये चीजें तो यार डायरेक्ट आपको याद ही होनी चाहिए। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रीनल मेडुला के कौन से हार्मोन, जैसे कि एड्रीनालिन है ना, एडीआर है, नॉन एडीआर है, वो क्या है अपने कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की बात की गई है, नॉर्मल तो सबको पता होगा 120/80 होता है और इससे ज्यादा हो जाए तो क्या बोल देंगे, हाइपरटेंशन बोल देंगे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। नीचे हो जाए तो हाइपोटेंशन बोल देंगे, हाइपर हाइपो, है ना। इसमें कुछ खास ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज की बात की गई है, एथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन हो जाती है किसकी, कैल्शियम की, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, ऐसी ऐसी चीजों की डिपोजिशन हो जाती है। अब डिपोजिशन हो जाएगी, देखो फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, अब इसमें आप डिपोजिशन करते जाओगे, डिपोजिशन करते जाओगे, डिपोजिशन करते जाओगे, तो जितना ब्लड इसमें से जा सकता था वो नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, तो वही दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो है ये आपको मैं यहां पे ट्रिक बताने वाला हूं, यहां पे इनकी ट्रिक बताने वाला हूं। एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो चलेगी, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर करेंगे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के बीच में। सबसे पहले है हार्ट अटैक। देखो जब हमें अटैक वर्ड सुनने को मिलता है तो अपने को क्या याद आता है कि कोई लड़ाई हो रही है, बहुत बड़ा बैटल सीन है और कोई बोल रहा है अटैक। अटैक मतलब मारो, मारो मतलब डेथ। तो हार्ट अटैक का मतलब है डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। अब इसमें फेलियर में सिर्फ फेल वर्ड को पकड़ना है, फेलियर में हमें पकड़ना है सिर्फ फेल वर्ड को। हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट फेल्स टू सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड, सिर्फ फेल वर्ड को। क्लियर है। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। अब यहां पे अरेस्ट वर्ड को पकड़ना है। आपने देखा होगा जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, पुलिस किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करती है, मतलब पीछे से आके बोलेगी ना एकदम कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो क्या होता है वो क्रिमिनल एकदम अपनी मूवमेंट बंद कर देता है, मतलब हिलना डुलना बंद कर देता है ना। पुलिस ने किसी को पीछे से आके अरेस्ट किया तो क्रिमिनल ने एकदम हिलना डुलना मतलब बीटिंग बंद कर दी। तो इससे हमें याद आ जाएगा बिल्कुल सडन स्टॉप। इससे याद आ जाएगा कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली, है ना। हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया सडनली। क्लियर है। थैंक यू।